अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं, इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है, एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था, और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24, इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे, ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हैं द रेडिएशन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल इन्फेक्शन इज। ऐसे कौन सी रेडिएशंस को हम लोग इंटरनल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं बेटा? तो आपके पास ये बात याद रखना, मेडिसिनल पर्पस के रेडियो एक्टिव रेज हमारे पास यूज की जाती हैं, दोज आर गैमा रेज। देखो गैमा रेज हमारे पास कुछ पावरफुल और डेंजरस रेज हैं कि आपके पास अगर गैमा रे से बंदा ज्यादा एक्सपोज हो जाता है तो उसको कैंसर भी क्रिएट कर सकती है उसकी बॉडी के अंदर। और मजे की बात, उस कैंसर सेल्स को काटने के लिए जो रेडिएशन थेरेपी की जाती है वो भी आपके पास गैमा रेज के थ्रू की जाती है। तो आपके पास मेडिसिनल यूजेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरनल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, उनको कट करने के लिए आपके पास क्या यूज की जाती है? गैमा रेज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 2 कह रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बता दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 15 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं आपसे कि एंड इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज जो इसकी फॉर्म हो रही है, इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं क्यू। इमेज डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहे हैं बताओ फोकल लेंथ कितनी होगी, तो आओ लगाते हैं इसके ऊपर थिन लेंस फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10, सॉरी दैट विल बी 1/10। तो आपके पास यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 30, हो जाएगा 2 प्लस दैट विल बी 5/30। क्या? और अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1/6। 1/f की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। रेसिप्रोकल कर लो दोनों साइड्स का, तो फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास? 6 सेंटीमीटर के। नाउ चूज योर ऑप्शन, ऑप्शन ए will become the correct option. Moving on, question number 3. Question number 3 में आपके पास कह रहे हैं frequency of a simple pendulum is. इनमें से कौन सा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का आपके पास होता है? अगर नहीं याद कोई बात नहीं, हम लोगों को टाइम पीरियड का फॉर्मूला नॉर्मली याद होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का हमेशा होती है रेसिप्रोकल। तो आप सिर्फ क्या करो, इस पूरे फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर दो। 2π का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2π, और इस रूट का रेसिप्रोकल बन जाएगा g/L।
नाउ लुक फॉर योर ऑप्शन। आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट। अच्छा बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस के दोनों साइड्स पे उसका फोकस पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ भी कहते हैं आपके पास लेंस से। और इसके डबल पे चले जाओ तो आपके पास एग्जिस्ट करता है 2f, जिसको हम लोग सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं इसके डिस्टेंस को। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मेरी डायग्राम थोड़ी सी खराब है तो उसके ऊपर इतना फोकस मत करना। एनीवेज, आपके पास अगर मैं आपसे कहता हूं कि ऑब्जेक्ट को रखा गया बियॉन्ड 2f, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा गया बियॉन्ड 2f, तो उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है हमारे पास बिटवीन f एंड 2f, ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट 2f तो उसकी इमेज बनती है हमारे पास एट 2f, ठीक है। तो अब सवाल में जिक्र ही सिर्फ किसका है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे रखा जाएगा तो उसकी इमेज भी कहां पे बनेगी? हमारे पास 2f पे, जिसका साइज भी इक्वल बनता है, बस वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है अगर वो सीधा खड़ा होगा तो उसकी इमेज हम लोगों को उल्टी नजर आ रही होगी। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए, एट 2f। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं विच इज यूज्ड एज द मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इनमें से किसको हम लोग मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कैडमियम। देखो, कैडमियम जो होती है ये कहलाती है कंट्रोल रॉड्स। इनका काम जो होता है आपके पास किसी भी फ्यूजन रिएक्शन के अंदर, वो ये काम होता है इनका एब्जॉर्ब करना न्यूट्रॉन को, कि ये न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्बर होती हैं आपके पास। अगर ये आपके पास न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रही हैं तो इसका मतलब सिंपली आपके पास ये कहला रही है कंट्रोल रॉड, जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करने के काम आती हैं। हमसे पूछ रहे हैं मॉडरेटर के तौर पे कौन काम आता है। मॉडरेटर का मतलब होता है जो कि रिएक्शन को स्लो करे, और रिएक्शन को स्लो करने का काम होता है आपके पास किस तरह से कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर दिया जाए। तो आपके पास ग्रेफाइट एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं बेटा। और मॉडरेटर का काम क्या होता है? टू स्लो न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन जब स्लो हो जाएंगे तो उनकी बम्बार्डमेंट जो फर्दर यूरेनियम एटम्स पे होगी वो आपके पास कम होने लग जाएगी। तो ग्रेफाइट का काम होता है मॉडरेटर का, which will make option B the correct option. Moving on, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ पूछ रही है। लाइट की जो स्पीड होती है बेटा वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, बात याद रखना। कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। आगे आपसे कह रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो आप बताओ वेवलेंथ कितनी होगी? तो बेटा वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8 और फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कितनी दी हुई है? 10 की पावर 15। जब ये ऊपर जाता है तो आपके पास 8 माइनस 15 हो जाएगा, और 8 माइनस 15 हो जाएगा हमारे पास -7। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट -7। अब आंखें बंद करके सारा बच्चा जाएगा ए ऑप्शन को करेक्ट करने। बिल्कुल ठीक भी है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन बेटा यहाँ पे ना गौर से देखा करें, जब आंसर्स में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज आ रहा हो आपके पास लिखा हुआ, तो कोशिश करो कि सारे के सारे ऑप्शंस को एक दफा पढ़ जरूर लो। अब बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? बी ऑप्शन में हमारे पास है 300 एक्सपोनेंट -10। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में प्रॉपर लिखूं, पॉइंट यहाँ है 1 2 3, 3 डिजिट से वो मूव करके जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर, यानी कि ये भी करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन में आपके पास क्या कह रहे हैं? 300 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। अगेन वही पॉइंट यहाँ है, 2 डिजिट्स मूव करेगा तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 3 एक्सपोनेंट -7 के, जिसका मतलब आपके पास ये तीन ऑप्शंस करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल आई। एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर उसने क्लियरली किसी चीज को देखना है तो उसको अपनी आंख से नॉर्मल उसको कितना दूर रखना चाहिए? वो आपके पास एक कांस्टेंट डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो ये चीज याद रखने वाली है हमारे पास कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है आपके पास, लीस्ट डिस्टेंस यानी कि वो सबसे कम डिस्टेंस जिसके ऊपर हम लोग आराम से किसी भी चीज को व्यू कर सकते हैं, वो आपके पास होता है एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये बात याद रखिएगा कि जिन लोगों के लिए, जो लोग चश्मा पहने हुए होते हैं, उनको आपके पास यही डिस्टिंक्ट विजन सेट करने के लिए चश्मा लगाया जाता है कि दोबारा से चश्मा लगाने के बाद उनकी जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म होने लग जाए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 यानी अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर के अंदर बेटा 2 कॉइल्स होते हैं आपके पास, ये बात याद रखिएगा। एक कॉइल हमारे पास कनेक्टेड होता है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के साथ, और दूसरे कॉइल के साथ हम लोग क्या करते हैं? कोई भी लोड कनेक्ट कर देते हैं आपके पास उठा के। तो आपके पास अब यहाँ पे सिंपल हम लोग अगर इसको ऐसे देखें कि एक कॉइल में जो कोई भी
वेरिएशन आती है क्या कहते हैं वोल्टेज के अंदर, वोल्टेज अप होता है या वोल्टेज डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, उसकी वजह से आपके पास ईएमएफ जो लिंक होती है, सॉरी, हमारे पास अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर किसी भी वजह से वोल्टेज वेरी कर जाए तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है सेकेंडरी कॉइल के साथ वो चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल में बैठे बैठे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस तरह की इंडक्शन को हम लोग कहते हैं कि एक कॉइल में चेंज होने की वजह से अगर दूसरे कॉइल में इंडक्शन हो रही है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, म्यूचुअल इंडक्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो नॉर्मली आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स छिड़ जाएगी, कितनी छिड़ जाएगी अगर हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, डबल कर दें। और चेक करते हैं भाई कितनी छिड़ जाएगी। वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया, आपके पास डबल कर दिया और उस पर लगा हुआ स्क्वायर। एंड रेडियस इज इंक्रीज बाय 4। रेडियस पहले आर था तो अब कितना हो गया, 4 गुना यानी कि 4r। और चेक करें कितने चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास। 2 का स्क्वायर होता है 4 और डिवाइड में भी 4 है। आगे हमारे पास क्वांटिटीज हैं एम वी स्क्वायर ओवर आर जो कि एक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर थी आपके पास। तो ये जो छिड़ी हुई सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आपके पास एक गुना है ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिसका मतलब चेंजेस आए ही नहीं, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रिमेन सेम। मूविंग ऑन, अगला जो सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं व्हेन एटम इज नेगेटिवली चार्ज। अगर एक एटम नेगेटिवली चार्ज है तो उसने क्या किया होगा नेगेटिव चार्ज बनने के लिए। देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज बनने के लिए आपके पास होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर चंद प्रोटॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल उसके फर्स्ट शेल में आपके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उस नॉन मेटल के आपके पास दूसरे शेल में मान लेते हैं कि आपके पास मौजूद है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको स्टेबल बनने के लिए क्या चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आपके पास। अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको एक कहीं से छीनना पड़ेगा। ये एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब जब ये छीनने से पहले क्या स्टेज थी इसके अंदर कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में मौजूद। तो मैथमेटिकली ये आपके पास कैसा था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल था। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से छीन लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बन गए हमारे पास, 8। लेकिन प्रोटॉन्स वहीं के वहीं रहे न्यूक्लियस में, वो तो एज इट इज रहेंगे 7 प्रोटॉन्स। मैथमेटिकली ट्रीट करो दैट विल बी -8 + 7, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगा, -1। जिसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस एटम के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस एटम ने आपके पास क्या किया है, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, किसी से छीना है, किसी से आपके पास लिया है जाके, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, जिसकी वजह से ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, कि नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। और इसी तरीके से बेटा पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। कैन अ 10 kg मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ 100 kg मास। एक 10 kg का मास है, ठीक है। कितनी दूर है वो आपके पास, वो तकरीबन आपके पास 1 मीटर दूर रखा हुआ है। डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक और मास से जिसका मास कितना है हमारे पास 100 kg, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। पूछ रहे हैं बताओ इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कितनी होगी। तो बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है किसी भी दो मैटर्स के दरमियान, उनका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कैपिटल जी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि यूनिवर्स में पूरे कांस्टेंट रहती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11। m1 पर फर्स्ट मास आपको दिया हुआ है 10 kg, दूसरा मास हमें दिया हुआ है 100 kg। डिवाइड किससे हो रहा है आपके पास, डिस्टेंस से। डिस्टेंस तो 1 है, 1 से डिवाइड भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो 10 और 1000 है ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई, सॉरी 10 और 100 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 1000। और 1000 का मतलब होता है 10 की पावर +3। अगर 10 की पावर +3 आ रहा है तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ -11 +3 अपॉन वाले 1 का कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि उससे डिवाइड होने के बाद आंसर सेम रहेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरे पास 6.67 एक्सपोनेंट -8। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 6.67 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन। नाउ लुक फॉर द ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। कैन सेमीकंडक्टर्स डायोड इज एन एग्जांपल ऑफ। सेमीकंडक्टर डायोड इनमें से किसकी एग्जांपल है, ओहमिक की, नॉन ओहमिक की, गुड कंडक्टर की या बैड कंडक्टर की। पहली बात तो हमारे पास ये आपके पास किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं। देखो बेटा ओहमिक कंडक्टर्स हमारे पास ऐसे कंडक्टर्स को कहते हैं जिनका वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि आपके पास इनकी जो वोल्टेज और करंट होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लीनियरली। अच्छा जी, जबकि सेमीकंडक्टर का जब हम लोग ग्राफ उठा के देखते हैं वोल्टेज और करंट का, तो वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि आपके पास वो
शुरू में तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है और एकदम से फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट होता है। सिमिलरली अगर हम लोग ऑपोजिट साइड पे भी जाते हैं, रिवर्स करंट की वो देखते हैं, तो वहां पे भी ऐसी होता है आपके पास कि शुरू में तो आपके पास वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट करता है। अब ये एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है कि यहां तक इसका पोटेंशियल बैरियर ब्रेक नहीं हुआ होता, तो जहां पे उसका पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होता है वहां पे आपके पास इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर लीनियर बिहेवियर नहीं आ रहा वोल्टेज और करंट का। अगर लीनियर बिहेवियर नहीं है तो ये एक ओमिक कंडक्टर कहलाने के बजाय ये कहलाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बन जाता है आपके पास। ठीक है बेटा। अच्छा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे हैं वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। बिल्कुल सही बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास वर्क डन। कह रहे हैं इफ एफ एंड एस आर नॉन जीरो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नॉन जीरो हैं, तो फिर वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन जीरो कैसे हो सकता है, ये कैसे बताएंगे हम लोग, आइए देखते हैं। देखें आपके पास वर्क डन, इन्होंने खुद बोला कि भाई वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपके पास होता है बेटा पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस। कह रहे हैं वर्क डन जीरो हो जाएगा। जीरो होने की तीन कंडीशंस है यहाँ पे, या तो फोर्स जीरो, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट जीरो, और खुद कह दिया कि एफ एंड एस आर नॉन जीरो, तो ये कंडीशन तो हट गई। सिर्फ क्या बच गया कि फिर इसका मतलब कॉस थीटा जीरो होगा तभी वर्क डन जीरो होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, और कॉस इनवर्स ऑफ जीरो हमारे पास बराबर होता है 90 डिग्री के। इसका मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, ऑप्शन सी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहे हैं द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, साउंड की स्पीड इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करती। और पहले थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। लेप्लास के अकॉर्डिंग साउंड की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गैमा आर टी ओवर एम, ठीक है, जिसमें गैमा हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एटॉमिसिटी रेशियो भी कहते हैं। ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो। अच्छा जी, और टी होता है टेम्परेचर, ठीक है जी। उसके अलावा आर जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है और एम होता है मोलर मास ऑफ द गैस। अच्छा जी, आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ए में कह रहे हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, तो ये तो कट गया ऑप्शन में से। विंड स्पीड, ऑब्वियस ही बात है, साउंड आपके पास एक मीडियम के ऊपर डिपेंड करने वाली वेव है, तो जितनी तेजी से स्पीड ऑफ एयर होगी आपके पास, साउंड भी उतनी तेजी से ट्रेवल करता भागा जाएगा, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है। सी, गैसेज ऑफ द एयर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वो गैसेस पे डिपेंड करने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके फॉर्मूले में मोलर मास आ रहा है, तो गैस, हर गैस का मोलर मास चूंकि चेंज होता है तो हर गैस के अंदर आपके पास साउंड की जो स्पीड होगी वो भी डिफरेंट आएगी। आगे बचता है हमारे पास ऑप्शन डी, प्रेशर ऑफ एयर। तो अगर आप देखें इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी प्रेशर का जिक्र नहीं है, इसलिए आपके पास साउंड की स्पीड किसके इंडिपेंडेंट हो गई हमारे पास, प्रेशर के। मूविंग ऑन, कह रहे हैं गलीलियन टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, देखो बेटा गलीलियन टेलीस्कोप कैसे बनता है आपके पास। गलीलियन टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग एक और नाम से भी याद रख सकते हैं जिसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। जबकि इसका जो आई पीस होता है जहां से हम खड़े हुए देख रहे होते हैं, वो आई पीस आपके पास एक कॉनकेव लेंस से बनता है। अगर कॉनकेव लेंस से बनता है तो कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस। तो अब आपने जहन में खुद याद रखिए, ऑब्जेक्टिव और आई पीस, ऑब्जेक्टिव कन्वर्जिंग है, आई पीस डाइवर्जिंग है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास, ए, अ कन्वर्जिंग ऑब्जेक्टिव एंड अ कन्वर्जिंग आई पीस। नहीं, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता है। आगे कह रहे हैं अ कन्वर्जिंग ऑब्जेक्टिव एंड अ डाइवर्जिंग आई पीस, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन बी फॉर दिस एमसीक्यूज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ इमेज हाइट, इमेज की हाइट का रेशियो किसके साथ, ऑब्जेक्ट हाइट के साथ, ये किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है, अगर थोड़ा सा गौर से देखें हम लोग, फॉर एग्जांपल एक लेंस रखा हुआ है मेरे पास, उस लेंस के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट ला के रखा, मान लो उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर, और उस ऑब्जेक्ट की इस इमेज ने जो, सॉरी, इस लेंस ने जो इमेज बनाई, मान लेते हैं वो इमेज हमारे पास बन रही है 6 सेंटीमीटर की, तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई 6, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई 2। अगर मैं पूछूं कितने गुना मैग्नीफाई कर दिया आपके लेंस ने इस इमेज को, तो आप क्या बोलोगे भाई 3 गुना मैग्नीफाई करा है। तो आपने कैसे निकाली वो मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज को आपने डिवाइड कर दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जिसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो है ये एक्चुअली बराबर होता है मैग्निफिकेशन के। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैग्निफिकेशन। मूविंग ऑन, 17, कह रहे हैं टू वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सुपरपोज ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मेंशन कर लीजिएगा, सेम फ्रीक्वेंसी, अगर दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है
ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से, एक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड मूव कर रही है और दूसरी हमारे पास लेट से बैकवर्ड मूव करती हुई आ रही है, तो आपके पास ये दोनों अगर सुपरपोज करेंगी तो ये दोनों फॉर्म करेंगी हमारे पास एक स्टेशनरी वेव, ठीक है, जो कि एक्चुअली स्टेशनरी तो नहीं होती है हमारे पास, लेकिन अपीयर ऐसे करती है कि भाई वो स्टेशनरी है, लूप्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसी वेव को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव, और स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम होता है स्टैंडिंग वेव। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्टैंडिंग वेव। एक्चुअली बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा स्टैंडिंग वेव, क्योंकि वो ट्रांसफर्स भी हैं, लेकिन हर ट्रांसफर्स वेव स्टैंडिंग वेव नहीं होती। ये जो कंडीशन इन्होंने दी हमें, ये स्टैंडिंग वेव की कंडीशन है, तो तभी हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, स्टैंडिंग वेव। 18 कह रहे हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, आइडियल गैस का जो प्रेशर है बेटा वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो देखते हैं उसके फॉर्मूले से। आइडियल गैस के प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, गैसेस की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को कहा जाता है। इसका मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डेंसिटी के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हमारे पास वेलोसिटी के। तो आप ऑप्शन चूज करते हैं। ए कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस, बिल्कुल सही कह रहा है। बी कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं इनवर्सली नहीं है। सी कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ गैस, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। डी कह रहा है वॉल्यूम, उसका तो कहीं ताल्लुक ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, ऑप्शन ए, कि आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी ऑफ गैस के। मूविंग ऑन 19 कह रहे हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस इनमें से किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है आपके पास, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी हमारे पास चेंज होने लग जाती है। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। बी पे कह रहे हैं लेंथ, ऑब्वियस सी बात है, देखो जितना ज्यादा हम लोग वायर की लेंथ लेते रहते हैं, उतना ज्यादा करंट को दुश्वारी होती है उसमें से ट्रेवल करने पे, जिसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करती है आपके पास। ऑप्शन सी में कह रहे हैं मटेरियल, ये भी बिल्कुल ठीक है आपके पास। क्यों, क्योंकि आपके पास हर मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। सिल्वर वायर की कॉपर वायर से डिफरेंट होगी और एल्यूमिनियम की उन दोनों से डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया बेटा आपके पास, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 20 कह रहे हैं इफ अ बॉडी कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन अ पीरियोडिक मोशन, अगर हमारे पास एक बॉडी वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, एक दफा घूम जाती है पूरी, तो उसकी जो प्रोजेक्शन होगी, आओ देखते हैं उसकी प्रोजेक्शन। मान लो एक शीशा रखा हुआ है सामने, तो ये ऑब्जेक्ट जब हमारे पास यहाँ पे होगा, इसकी इमेज यहाँ बन रही होगी। ये ऑब्जेक्ट घूम के जब यहाँ पहुंचेगा आपके पास, तो इसकी इमेज शीशे के अंदर यहाँ बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट घूम के जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा आपके पास, तो शीशे में इसकी इमेज यहाँ आ जाएगी। और जब ये ऑब्जेक्ट घूम के यहाँ पहुंचेगा, तो इमेज वापसी किस पॉइंट पे आ जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट पे। तो अगर आप देखें, जैसे जैसे ये आपके पास सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता रहेगा, हमारा जो पार्टिकल है इस मिरर के अंदर, वो पहले यहां से मूव करके इस तरफ गया और फिर यहां से मूव करके इस तरफ आ गया। इसका मतलब जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन बेटा इमेज को भी कहा जाता है आसान जबान में समझने के लिए। जो प्रोजेक्शन है आपके पास इस पार्टिकल की, जो कि रिवॉल्व कर रहा है पीरियोडिक मोशन में, ये आपके पास एक पूरी अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। ऊपर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी, नीचे एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। कह रहे हैं क्या कंप्लीट करेगा, एक साइकिल, बिल्कुल साइकिल भी कहते हैं इसको। वाइब्रेशन, बिल्कुल वाइब्रेशन भी कहते हैं इसको। ऑसिलेशन, वाइब्रेशन का दूसरा नाम ऑसिलेशन भी है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया फिर आपके पास, ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं 21 में, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन चाइल्ड पुट द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। ठीक है, फोर्स आ गई हमारे पास कितनी, 2 न्यूटन। कह रहे हैं एंड द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स, डिस्टेंस की वैल्यू दे दी। तो बेटा वर्क डन जो होता है आपके पास, वो हमारे पास बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के। ये हो जाएगा हमारे पास 2 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर एंड इट विल मेक 10। और यूनिट जो होता है वर्क का वो होता है आपके पास जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, 10 जूल्स। 22 कह रहे हैं आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ कार्नोट इंजन द इंटरनल एनर्जी, एक पूरी साइकिल जब कार्नोट इंजन अपनी परफॉर्म कर लेता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। तो देखो, एक आपके पास फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कार्नोट इंजन ने जिस पैरामीटर से अपनी प्रोसेस को स्टार्ट किया था, वो था P1 V1 T1। पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें प्रेशर को हम लोग कम करते हैं, प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम बढ़ जाता है V2, टेम्परेचर सेम रहता है T1। अगला प्रोसेस होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसमें हम लोग प्रेशर को फर्दर कम करते हैं, प्रेशर हो जाता है P3, वॉल्यूम बढ़ के हो जाता है V3, और इसमें टेम्परेचर भी गिर जाता है हमारे पे सिस्टम का T2। जिसका मतलब पहली बार इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, क्योंकि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी बेटा आपस में लिंक होते हैं। टेम्परेचर और एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एक दूसरे का फंक्शन है। तो आपके पास जब टेम्परेचर गिरा, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे फॉल डाउन कर गई। आगे क्या हुआ, अगले प्रोसेस में हम करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन।
आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर ये सिस्टम आपके पास कंप्रेस करते हो, प्रेशर P3 से बढ़ा के P4 तक ले जाते हो, वॉल्यूम V3 से कम होकर V4 हो जाता है और टेम्परेचर इस दफा सेम रहता है क्योंकि आइसोथर्मली ये काम किया गया है, यानी कि इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन में प्रेशर दोबारा से बढ़ा के अपने इनिशियल स्टेज पे ले जाया जाता है P1 पे, वॉल्यूम कम होकर दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाता है और टेम्परेचर भी हमारे पास बढ़ के अपनी इनिशियल स्टेज T1 पे पहुंच जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है और जब टेम्परेचर अपनी वापसी इनिशियल स्टेट पे आ गया तो इंटरनल एनर्जी भी कहां चली जाएगी, अपनी इनिशियल स्टेट पे, जिसका मतलब पूरी साइकिल कंप्लीट होते वक्त आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सेम रहेगी। लेकिन ड्यूरिंग द साइकिल वो जरूर चेंज हो रही है, बट एट द एंड एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल उसकी वैल्यू सेम होगी, जिसका मतलब हम ये बोलेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल के बाद इंटरनल एनर्जी वापसी अपनी जगह पे आ जाती है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियाई, आयंस, आइसोटोप। देखो बेटा, ये जो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना आपके पास, इनके मासेस को निकालना हमारे लिए आसान काम नहीं है। नॉर्मल हमारे पास मास निकालने के लिए हम फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं, तराजू यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये इतनी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं कि इनके लिए पहली बात तो इनको एक्सेस नहीं करा जा सकता, इनको उठा के तराजू पे रखोगे कैसे? तो इसके लिए फिर जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं वो डिवाइस हमारे पास कहलाता है बेटा मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये बात याद रखना कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे या वो पार्टिकल्स जो कि हम लोग नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि आपके पास नॉर्मली आज तक कोई भी नहीं देख पाया है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या कहते हैं आपके पास न्यूक्लियाई, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। इनके मासेस को निकालने के लिए हम यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। 24, कह रहे हैं इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड। जेम्स चैडविक ने इनमें से क्या डिस्कवर किया था? तो बेटा याद रखें अपने पास कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो हमारे पास की थी हमारे पास थॉमसन भाई ने, उनका था डिस्कवर, जो डिस्कवरर था वो थे जे थॉमसन। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो आपके पास नॉर्मली करवाई तो जे थॉमसन नहीं थी, लेकिन उसका नाम गोल्डस्टीन से भी अटैच किया जाता है। बाकी बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास करवाई थी चैडविक ने, ठीक है। तो आपके पास इनके नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था? ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 25, कह रहे हैं व्हाई अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर। क्यों गैस का थर्मोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है? ज्यादा सेंसिटिव होने का मतलब छोटे से स्लाइट टेम्परेचर चेंजेस को भी वो क्या कर लेता है, आपके पास नोट कर लेता है, उसको भी हमारे पास उस पर एक्सपेंड करके आपको दिखा देता है। तो क्यों होगा ऐसा? वो इसलिए क्योंकि बेटा आपके पास, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, एक जगह पे एक कंटेनर में मैं लिक्विड भर देता हूं और एक कंटेनर के अंदर मैं गैस भर देता हूं, तो गैस को और लिक्विड को अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट दी है, अगर आपने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी है, तो आपकी जो गैस है वो ज्यादा एक्सपेंड करती है और जो लिक्विड है वो कम एक्सपेंड करता है, जिसका मतलब आपके पास स्लाइट टेम्परेचर चेंज के ऊपर भी हमारे पास गैस तो एक्सपेंड कर जाएगी, लिक्विड नहीं करेगा। जिसको लिए आपके पास अगर करेक्ट ऑप्शन की तरफ आप जाओ तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा कि गैसेस ज्यादा एक्सपेंड कर रही है लिक्विड से, तभी गैसेस वाले थर्मोमीटर हमारे पास ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ऑप्शन ए, गैस एक्सपेंड्स मोर ऑन हीटिंग।